मैं लक्ष्मण कुछ जी आपके कहना पास चाह आ रही रहा हूँ। थी, डॉक्टर लक्ष्मण, चलिए ये बाद जो में एक कहती जी हाँ मैं दूसरा पक्ष है ध्रुवीकरण का, जो अभी सामाजिक समीकरणों, सामाजिक न्याय या जातीय ध्रुवीकरण का सवाल है, ये क्या कमजोर पड़ जाता है हिंदुत्व की वजह से, इसलिए ये पोलराइजेशन इतना बड़ा दिखने लगता है और उसकी हर कोई बात करने लगता है, और जब ये पोलराइजेशन काम करने लगता है तो हिंदुत्व कमजोर पड़ जाता है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या हिंदुत्व का जो हिंदू मुसलमान का जो नरेटिव है वो इतना बड़ा हो गया है कि उसमें जो दूसरे मुद्दे हैं वो काम नहीं कर रहे, या दूसरे जो लड़ाई के औजार हैं वो भोथरे पड़ गए, वो कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। इस खास तौर से यूपी के संदर्भ में तो हम देख ही सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय संदर्भों में भी वो कहीं ना कहीं हमें नजर आता है। जी मुकेश जी, बहुत शुक्रिया। मेरा आकलन ये कह रहा है कि बिल्कुल एक एजेंडे पर बीजेपी भी काम नहीं कर रही है, ये बात शायद सब लोग सहमत होंगे। लेकिन सबसे आगे जो सबसे उनका जो शीर्षक है, जो हेडिंग है, वो हिंदुत्व की है, वो सांप्रदायिकता की है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। बाकी सब कुछ उसकी सब हेडिंग है। लेकिन बीजेपी, अच्छा अब इसको मैं जब समझने की कोशिश करता हूं तो मैं देखता हूं कि ये काम तुलनात्मक रूप से बाकी कामों के या इसके प्रतिपक्ष के कामों से आसान काम है। जैसे लोगों के जहन में एक धार्मिक जहन तो है ना, एक खास किस्म का रीति रिवाज से जुड़ा हुआ पक्ष है, साहित्य है उसका, अपने कल्चर में ये चीजें कभी कभी हावी भी रही हैं, बहुत बहुत दैनिक दिनचर्या में न रही हो, थोड़ा भी रही हो, उसे उसे उत्तेजित करके, उसे बहुत शोर मचा करके लोगों के जहन में फिर से पुनरुत्पादित कर देना बनस्पत आसान काम है इसके, जिसके संविधान कहता है कि तर्क विवेक व वैज्ञानिक सोच समझ का हम एक जनमानस तैयार करेंगे। तो तर्क विवेक की प्रतिपक्ष में अगर अंधविश्वास या सामान्य धार्मिक रिचुअल्स हैं, वो काम आसान है, एक बात। दूसरी बात ये कि अब इसमें एक सीढ़ी और आगे चल करके, जो शायद संस्कृति का पक्ष नहीं है, जिस संस्कृति के ये ठेकेदार बने हुए हैं, इसका भी ये पक्ष नहीं है, न इसकी व्याख्या है कि वो दूसरे धर्मों के इतने खिलाफ खड़ी हो जाए, गोया वो अपने धर्म की, अपने कल्चर को जीना नहीं चाहते, वो दूसरे को मिटा देना चाहते हैं। इस काम को करने के लिए आप कम धार्मिक है तो भी चलेगा, आपको हनुमान चालीसा नहीं आती तो भी चलेगा, आप बस दूसरे धर्म के ऊपर हिंसक हो जाएं। बीजेपी मुझे लगता है फिलहाल उस फेज में खड़ी है। केवल एक व्याख्या होती है कि इन 20% को मिटा देना है, 80% को एक गोल बंद करना, ये एक पक्ष है। मेरा आकलन ये भी कह रहा है कि केवल इस पर काम नहीं कर रहे वो, जब जब मौका मिलता है, जैसे हम यूपी की बात आपके सवाल में ही आई, यूपी में केवल धार्मिक जमीन पर या सांप्रदायिक जमीन पर वे चुनाव नहीं लड़ रहे थे। उन्होंने बाकायदे, जैसे एक तो छोटा सा उदाहरण देता हूं, विधायक छोड़ के मंत्री छोड़ के जाने लगे भाजपा, तो जैसे ही मंत्री छोड़कर जाने लगे तो जितने दर्जनों विधायकों और मंत्रियों के टिकट कटने थे वो रुक गए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब पिछड़ों की गोलबंदी करने लगी समाजवादी पार्टी, तो बहुत सारे टिकट वितरण ये दावा करके बताए गए कि फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज में हमने इतने ओबीसी को टिकट दिया है। अगर धर्म ही एकमात्र थी तो फिर जाति पर तो बात ही नहीं होती। और जिस बात का विनोद जी जिक्र कर रहे थे, वो मिले मुलायम कांशी राम हवा हो गए जय श्री राम, इसने तो साबित भी किया एक फेज में कि सांप्रदायिकता या धार्मिक पहचान के भीतर जातिगत पहचान है। वो लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत पर हमला करने जाएगी ये देखे बिना कि वो भी हिंदू है कि नहीं है, वो आपके विचार से मेल नहीं खाते, वो मुनादी पिटवाएंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो राजस्थान में दलितों की हत्या भी करेंगे, वो तमाम जगहों पर घोर जातिवाद करेंगे, यानी असल में वो हिंदू होते नहीं। मेरा मेरा मानना ये मुकेश जी की ढंग से कास्ट आइडेंटिटी पर जो पॉलिटिक्स होती थी वो अब नहीं हो रही है। वो एक फेज था लालू मुलायम का, कांशीराम का, अब नए फेज में नए चैलेंजेस आए हैं इस आइडेंटिटी के सामने, क्योंकि आइडेंटिटीज मजबूत हुई हैं। देख पहले ओबीसी थी तो अब उसमें भी हर जाति अपने भीतर एक आत्मविश्वास तो लाती है ना कि हमें भी हिस्सेदारी चाहिए, जातिगत पहचान चाहिए, जिसका लाभ बीजेपी उठा रही है।
मैं ये भी नहीं कहूंगा बीजेपी खूब जातिवाद कर रही है, बीजेपी से बड़ी जातिवादी पार्टी कोई नहीं है, इसलिए वो एक कम्बो में काम कर रही है। वो कम्युनलिज्म पर हिंसक होकर के जिस भीड़ को अपने पक्ष में ले आ सकती है वो वहां काम कर रही है। जाति के नाम पर भाई क्यों ऐसा होता है कि ठाकुरवाद इतना हावी है उत्तर प्रदेश में? ब्राह्मण एक उप मुख्यमंत्री बनेगा ही बनेगा, एक ओबीसी को बनाना ही बनाना, ये जातिवाद नहीं है? आप जाति, एक दानिश अंसारी को भी ले आए, बीजेपी यहाँ खेल रही है। देखिए पसमानदा की जो आवाज थी उसको भी सिर्फ बीजेपी ले आई, चुनाव नहीं लड़वाएंगे, टिकट नहीं देंगे, लेकिन हम मंत्री बना देंगे ये। और तीसरी तरफ क्या हो रहा है, कारपोरेट उनके पीछे खड़े हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये वाले जो बहस की शुरुआत जहां से हुई थी मुकेश जी, ये बात तो मैं सहमत नहीं हूं कि आप अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पर, भाई किसी की पहचान देख करके उसे मारा जा रहा है, जलील किया जा रहा है। कल को भाई जाति पर इसी तरह अपमानित होगा तो आप कहेंगे आप अपनी नाकामी छिपाने के लिए जाति के सवाल उठा रहे, ऐसा नहीं है। जो चैलेंज आपके सामने उसका भी जवाब देना पड़ता है, लेकिन यह बात ठीक है कि इसके पीछे बैकएंड में जो तैयारी होनी चाहिए वो न समाजवादी दल कर रहे हैं, न मध्यम मार्गी कांग्रेस कर रही है। लेफ्ट के लोग थोड़ा बहुत लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो बहुत कमजोर हो चुके हैं, उनके अभी कैडर उस तरफ मजबूत नहीं। ये बात ठीक है कि इनके पीछे जो काम होने चाहिए वो नहीं है, लेकिन कारपोरेट पैसा नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं है, तो अखिलेश यादव को जाना पड़ा ना सड़क पे, भाई जेल में जाना पड़ा ना मिलने अपने कार्यकर्ताओं को। तो अब इन लोगों को अपनी टैक्टिक्स बदलनी होगी, वरना ये बात तो सही है कि विपक्ष कैसा होना चाहिए बीजेपी से सीखना होगा, पक्ष कैसा होना चाहिए ये भी सीख ले वो लोग कि कैसे गृह मंत्री बने तो चुन चुन के बदला लेते हैं तड़ी पार किया जाने का। तो एक कम्बो है सर, उसमें कास्ट भी है, उसमें रिलीजन भी है, और उसमें कारपोरेट कैपिटल भी है, ये मेरा जी डॉक्टर लक्ष्मण, मुद्दा यही था कि आप दूसरे की ताकत से डरे हुए, दूसरे की ताकत को अपने बहाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना बड़ा हिंदू ध्रुवीकरण हो गया, हिंदू मुसलमान हो गया, हम क्या करें? री इन्वेंट करने की जरूरत होती है। राजनीति में नए चैलेंजेस आते हैं, उनको उनको उनके बरक्स नई चीजें खोजनी पड़ती है, पुनराविष्कार करना पड़ता है अपनी राजनीति का, अपने जो औजार हैं आप राजनीति में इस्तेमाल करते हैं उनका। ये करने के बजाय दूसरी चीजें कर रहे हैं। क्या यही एक समस्या है विपक्षी दलों के सामने सबसे बड़ी? जी करप्शन, बैंकरप्सी ऑफ आइडियाज। जी बिल्कुल। आपके सवाल पर आता हूँ, विनोद जी के सवाल, अब जो आखिरी टिप्पणी उन्होंने की इसका एक पक्ष और रख रहा हूँ। इन्होंने कहा कि दलित पिछड़े जा रहे हैं रामनवमी में, ठीक बात है, आबादी जाता है, अशिक्षा जाता है, बेरोजगारी है, उनका इस्तेमाल कर लिया जा रहा है, हिंदू बना लिया जाता है। लेकिन अभी सर एक नया वाकया हुआ कि अयोध्या में जो 7 लोग गए थे सांप्रदायिकता फैलाने, उनमें 6 ब्राह्मण थे, 1 प्रजापति ओबीसी था। तो कहीं कहीं बेचैनी उधर वो ब्राह्मण तो घोषित हैं उनकी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो घोषित नहीं है वो बने जा रहे हैं ब्राह्मण ठाकुर। तो मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, सवर्णों का ही तो खेल है। नहीं, पिछले 2 दशक में हुआ ये था, मंडल के बाद खासकर ये सारी सवर्ण जातियां जो घोर सांप्रदायिकता में शामिल रहती हैं, वो खुद पीछे रह करके इन जातियों को आगे करके मंडल आंदोलन को, समाजवादी आंदोलन को लगातार कमजोर की है, और दलित पिछड़े बड़ी तादाद में उधर गए। मैं दूसरी संकेत कर रहा हूं कि वापस अब इन्हें खुद जाकर के साजिश करना पड़ रहा है। अब ऐसा हो रहा है कि अब अच्छा, और इसका एक और पक्ष है, जो लोग, विनोद सर ने बहुत शानदार विश्लेषण किया कि जो जातियां जिस क्षेत्र में लड़ सकती थी उनके खिलाफ गोल बंद करके बाकी जातियों को अपने साथ बीजेपी लाई। ये बिल्कुल सामान्य सा समाजशास्त्र है, इसके पीछे ऐतिहासिक वजहें भी होती है। जब इन जातियों की कोई राजनीतिक हिस्सेदारी दावेदारी नहीं थी तो ये सब एक अम्ब्रेला में बनी, और उसका परिणाम ये मिला कि आपको सत्ता मिले, आपने अच्छे काम किए, लेकिन उसमें क्या होता है, महत्वाकांक्षाओं को आप रोक नहीं सकते। हर जाति में महत्वाकांक्षा आएगी, वो स्वाभाविक। रजनी कोठारी ने बहुत शानदार थ्योरी दी है, जो जातियों का राजनीतिकरण जो हुआ, उस समय भी तो डिबेट हो रही थी कि राजनीति का जातिवादीकरण हुआ, तो जो जातियों का राजनीतिकरण होगा, तो अगर ओबीसी ऐसे कम्युनिटी में होगा तो विद इन कम्युनिटी वो अंदर सर्किल फिर उनको मजबूत करेगा, तो उन्हें हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, तो वो अपने प्रतिपक्षी के पास भी जाएंगे। अनुप्रिया पटेल गई, रामविलास पासवान गए, हर जगह ये हुआ। एक बात। अब दूसरा पक्ष, मेरा आकलन ये कहता है सर, अगले 4-5 साल का मैं एक रैंडम टाइम ले रहा हूं, इसमें ये 20 से 25 साल का ये टाइम लगभग पूरा होगा, और टाइम फ्रेम में नहीं देख रहा हूं मैं, इसको एक थीसिस दे रहा हूं
कि इन जातियों को जो गोलबंद किया गया ये कहकर कि भाई ओबीसी में तो सारा यादवों ने ले लिया, जाटवों ने ले लिया एससी में। फिर जब ये जातियां पलटकर पूछेंगी कि हम भी तो आपके यहाँ 5 साल 10 साल 15 साल रहे, हमें क्या दिया आपने? जब 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला होगा, रिजर्वेशन खत्म होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा, शिक्षा बर्बाद होगी, रोजगार खत्म होगा, तो सबसे ज्यादा तो ओबीसी का होगा, आधी आबादी दलितों का होगा, क्योंकि इनकी तो पहली पीढ़ी 90 के बाद आ रही थी। ये मेरे एक थीसिस है। इसलिए ये हिंदुत्व का गुब्बारा फूटेगा और उसको ये जो कास्ट है ना, वो रिलीजन, क्योंकि रिलीजन झूठ बनाया गया है। आप कहते हो अखंड भारत बनाना है, उसमें होता क्या है कि दलित जैसी जाति सामने आती है वैसे ही वो दलित बन जाता है, वैसे ही ओबीसी बन जाता है। कट ऑफ आया है सर यूपी में, यूपी का कट ऑफ में ओबीसी का कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से ज्यादा है। वो लोग जो मेरिट को कह रहे थे कि मेरिट में बैसाखी है, भीख है रिजर्वेशन, वो सारे लोगों का कट ऑफ 10% ईडब्ल्यूएस जो फेक रिजर्वेशन है उसका कट ऑफ ओबीसी से नीचे जा रहा है, एससी से नीचे जा रहा है। ये यूनिवर्सिटीज के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए वो जो बिहार सॉरी यूपी के आयोग से जो एग्जाम होता है, मैं मुकेश सर आपको भेजूंगा, देखिएगा। पब्लिक सर्विस, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस जो मुझे जरूर भेज दीजिएगा मुकेश जी के थ्रू। राज्य कर्मचारी चयन आयोग जो है, चयन आयोग का। अब मेरा कहना ये है सर ना कि मैं उम्मीद कर रहा हूं, मैं एक सकारात्मक पक्ष देख रहा हूं। सांप्रदायिकता को बहुत दिन तक मैं इसलिए बहुत हिंसक रूप में नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि भारतीय जनमानस है तो बहुत भावुक, बात बात पे उसकी भावनाएं आहत होती हैं, लेकिन वो मिजाज से हिंसक बहुत ज्यादा नहीं है, उसके मिजाज में हिंसा नहीं है। वो थोड़े से लोग होते हैं जिनको बैकअप सपोर्ट इतना ज्यादा मिला है, पावर है, पैसा है, सब कुछ है, बाकायदे उनसे हिंसा करवाई जा रही है। बहुत दिन तक ये हिंसा नहीं करवाई जा सकती, ऐसी मेरी सदिच्छा भी हो सकती है, ऐसी मेरी बात हो सकती है। और आखिरी टिप्पणी आपके सवाल पर कि इसमें अब भूमिका क्या होगी राजनेताओं की। राजनेताओं की भूमिका ये होगी कि भाई आप खुद विश्लेषण करो। हम लोग बिना किसी चुनाव लड़े, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी को हैंडल किए, टीवी पर यहाँ यूट्यूब चैनल पर बैठ करके हर चीज का ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। आप इतनी बड़ी पार्टी चलाते हो, करोड़ों रुपए की पार्टी चलाते हो, आपके पास थिंक टैंक नहीं है क्या? आप क्या करते हो मीटिंग में? आप जा रहे हो चिंतन शिविर में, क्या करोगे? सड़कों का कोई विकल्प नहीं है, संघर्ष का कोई विकल्प नहीं। गोलबंदी जैसे समाजवादी पार्टी, समाजवादी दल है जो जातियों की गोलबंदी कर रहा है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कायदे से गोलबंदी कर दीजिए। बीजेपी का सारा वोट बैंक खिसक न जाए, थोड़ा बहुत लाभार्थी चलेगा कुछ दिन, सत्ता है तो लाभार्थी भी चलेगा, लेकिन ये मेहनत आपको करनी होगी। हर जाति के नेताओं को, हर जाति के व्यक्तियों को लैंगिक आधार पर, जाति ही क्यों साहब, लैंगिक आधार पर भी तो प्रतिनिधित्व चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, गांव के आधार पर भी तो प्रतिनिधित्व चाहिए, भाषा के आधार पर भी प्रतिनिधित्व चाहिए। हम अक्सर जाति पर सीमित हो जाते हैं। पहचानों को प्रतिनिधित्व दीजिए, समावेशी बनाइए, सड़क पर संघर्ष करिए। और आपके सवाल से सहमत होते हुए मुकेश जी, ये विपक्ष के लोग अगर अपने को, अपनी कमियों को ठीक किए बिना इंतजार करेंगे कि बीजेपी से लोग नाराज होकर हमारे पास आएंगे, तो बीजेपी के पास खुश करने के कई टूल हैं। आपकी नाकामियों से लोग आपके पक्ष में नहीं आने वाले। सड़कों पर उतर करके एक सामाजिक गोलबंदी, एक सांस्कृतिक गोलबंदी। आखिरी टिप्पणी, हिंदुत्व के नाम पर जितना कुछ हो रहा है, जो वाकई सनातनी हिंदू अपने को मानते हैं, जो मिजाज से आरएसएस वाले नहीं है, हिंसक नहीं है, क्या उनकी भावनाएं आहत नहीं होती कि राम को लाएं हम उनको लाएंगे? आपके नाम पर हिंसा हो रही है, आपके धर्म के नाम पर हिंसा हो रही है, आपकी भावना आहत नहीं हो रही, यानी सारे संगी हो गए, सारे हिंसक हो गए। तो थोड़ा सा हमें बीच का एक रास्ता निकाल के कल्चरल डिस्कोर्स, सोशल डिस्कोर्स, उनको एक पॉलिटिकल मूवमेंट में, जन आंदोलन में तब्दील करना होगा। मुझे लगता है कि अगले 2-4 साल में परिदृश्य बदल भी सकता है। शुक्रिया।